Hello everyone. So we were continuing with our classes on electrostats and we are here at Abasco Learning और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के स्टार्टिंग पार्ट से स्टार्ट किए हैं एंड अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव स्टडीड अबाउट चार्जेस वी हैव स्टडीड अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस हमने इसकी वजह से क्या फोर्स प्रोड्यूस होता है वो पढ़ा है इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है वी हैव आल्सो कंप्लीटेड दैट इन चार्जेस को स्टडी करते हुए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कि फील्ड थ्योरी क्या होती है और उस फील्ड थ्योरी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करके हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक अच्छा माध्यम नहीं हमें हमें आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ आगे बढ़ने के लिए तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इट माइट लुक एज मैथमेटिकल राइट नाउ बट आगे जाके देखेंगे कि इट इज मच मच इजियर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो जब EM वेव्स विल बी इंट्रोड्यूस तो विल सी दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है इट ऑल्सो कैरीज इट्स मोमेंटम इट्स एनर्जी it can also it can also generate a pressure on a surface which will be electromagnetic pressure ये सब आगे आएगा तो that is why the introduction of electric field is very important here तो वी लास्ट लेक्चर जो आपने अगर देखा होगा तो वी हैव कंप्लीटेड विद सम प्रीवियस ईयर्स जो प्रीवियस ईयर्स वर करस्पॉन्डिंग टू जो हमारे चार्जेस थे उनकी वजह से फोर्स था मोस्टली इन्हीं दो कंसेप्ट पे हमने बात करी थी वी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोडक्शन में वी हैव हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज नथिंग बट दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये हमने देखा था कि सिमिलर वे जैसे हमने पढ़ा था कि एक मल्टीपल चार्जेस हैं आपके पास और इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक किसी टेस्ट चार्ज क्यू पे लगेगा दिस फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो इंडिविजुअल चार्जेस इस पे एक्ट करेंगे और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रॉपर्टी ये है कि दी सोर्स चार्जेस शुड बी एट रेस्ट सिमिलर वे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस एट सम पॉइंट पी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज जैसे ये चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा ये चार्ज क्या जनरेट करेगा इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे बताया था कि अगर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं अगर केवल दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये किस एंगल टेन अल्फा पे इंक्लाइंड होगा ये सब वी हैव कवर्ड ऑल्सो अगर किसी पॉइंट पे मल्टीपल वेक्टर्स हैं तो वी हैव आल्सो स्टडीड दैट दिस रिजल्टेंट का जो मॉड है एंगल की बात नहीं कर रहे हैं ओनली द मॉड मॉड्यूलस ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स लेट मी राइट एज एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ ऑल जेड कंपोनेंट्स का स्क्वायर दिस वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट लेक्चर ठीक है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम थे लेट मी गो थ्रू दी स्लाइड्स हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं करे थे इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट होगा तो यू कैन पुट अप और इसके बाद वी वर हेयर ठीक है इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कि जो फोर्स है अगर इस फोर्स हमने हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना है तो फील्ड थ्योरी में हमने देखा था कि जो फील्ड थ्योरी हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि फील्ड इज एवरीवेयर जो मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बनाया इट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखेगा अभी के लिए आप समझिए कि अगर एक टेस्ट चार्ज है एक सोर्स चार्ज है तो वो उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है और अपने से दूर भी भेज सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी प्लस ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा इस फील्ड को हमने इंट्रोड्यूस कराया था इस तरह से कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज नथिंग बट द फोर्स विच एक्टेड ऑन पॉइंट पी इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड और बस उस टेस्ट चार्ज से आपको इसको डिवाइड कर देना है फोर्स को एंड यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने इंट्रोड्यूस किया था कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमने डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस करी थी कि द सोर्स चार्जेस हैव टू बी एट रेस्ट तो इसका जो फील्ड है एंड प्लस जो इसकी वजह से फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर it is conservative this we have introduced this is actually conservative in nature
कंजर्वेटिव की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि यदि आपको एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है तो इट विल नॉट डिपेंड कि मैं कौन सा पाथ ले रहा हूँ इसको यहाँ से ले जाने में, क्योंकि सिंस यहाँ पे कोई सोर्स होगा, दिस इज सम सोर्स, और इसकी वजह से यहाँ पे सब जगह फील्ड है। तो अब इसके प्रेजेंस ऑफ फील्ड में, जब ये फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके प्रेजेंस में जब मैं एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाता हूँ तो देर विल बी, इसको फोर्स लगेगा, जहां भी फोर्स है और जहां पे भी हमें काम करना पड़ रहा है, तो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन जब इसको ए से बी में हम लेके जाते हैं तो इट विल नॉट डिपेंड हम किस पाथ से इसको लेके जा रहे हैं। दैट इज वॉज कंजर्वेटिव इन नेचर इज नोन एज। तो ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और मैंने आपको बताया भी था कि इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जाम की अगर कोई फील्ड या फिर कोई फोर्स या फिर कोई वेक्टर कंजर्वेटिव है तो उसको मैथमेटिकली हम इसको कर्ल ऑफ ई, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी मैथमेटिकल डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट अगर इफ आई फील कि इसकी भी नीड है कि यू शुड नो हाउ कर्ल और डाइवर्जेंस इज और ग्रेडियंट इज कैलकुलेटेड, तो आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस एज डिफरेंट मॉड्यूल, जिसमें हम जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि केवल फिजिक्स पढ़ने से पहले देयर हैज टू बी सम मैथ्स। तो आई विल ऐड एन एक्स्ट्रा लेक्चर यहीं पे आपको, आपके आवास को जो कोचिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कि हम मैथमेटिकल कंसेप्ट इन फिजिक्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एंड वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ग्रेडियंट क्या है, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स, ऑल वाई कंपोनेंट्स एज वेल एज ऑल जेड कंपोनेंट्स। इस तरह से मल्टीपल वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन, हम थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिस इसका जो कर्ल है इट इज जीरो। दिस इज ट्रू ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। प्लीज नोट, जब भी हम कोई एक शॉर्टकट डिफाइन करेंगे, लेट मी राइट इट हेयर, कोई भी हम शॉर्टकट डिफाइन करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि प्रॉपर्टी डज नॉट कम एज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इसके साथ देयर आर ऑलवेज और देयर मे बी कुछ कुछ चांसेस हो सकते हैं कि प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट हो, जैसे कहा था कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद तो करेंगी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि these property always comes with limitations और conditions। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करें, कोई शॉर्टकट याद करें, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसके पीछे लिमिटेशन कंडीशन हमने क्या लगाई थी। तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो के पीछे लिमिटेशन थी कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द सोर्स चार्जेस और द सोर्सेज विच प्रोड्यूसेस अ फोर्स और फील्ड इज ऑलवेज एट रेस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लस क्यू, द पॉजिटिव चार्ज, एंड इट गोज टुवर्ड्स द माइनस क्यू। ठीक है। दिस विल वी ऑलवेज वी ऑल्सो डिफाइन कि दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। इसका मैंने आपको गाड़ी और एक सड़क का डेफिनेशन भी दिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्या होता है। और यहीं पे मैंने आपको बताया भी था कि दिस चार्ज क्यू इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिपेंडेंट। चार्ज जो है रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं करता है। फिर मैंने एक और बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। उसके बाद इस स्लाइड पे हमने वी एंडेड आवर क्लास ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ पर इसके आगे वी विल स्टडी, इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ये हमें बताता क्या है कि व्हाट डज इट टेल अस अबाउट। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं ये हमें बताती क्या है, व्हाट डू दे टेल अस। ठीक है, ये हमें क्या क्या बता सकती है। विल स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हमें बताती हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह से, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सरफेस है, और दिस सरफेस को मैं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कह दूंगा, तो इसका मतलब ये हर जगह पर दो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सरफेस के साथ सेम एंगल बना रहा है, एंड दिस सरफेस विल ऑलवेज हैव सेम पोटेंशियल। तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह देंगे। दूसरी चीज जो सॉरी, मैं पेन आप लोगों के लिए चेंज कर लेता हूँ। दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बता सकती हैं, मान लीजिए एक चार्ज है आपके पास Q1, एक चार्ज है आपके पास Q2, और इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरह से।
दीज बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए फील्ड लाइंस आर शोन टू बी मूविंग अवे। मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूं जहां पर ये हम फील्ड लाइंस बनाना देख लेंगे कुछ एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर जो दूसरा चार्ज Q2 इज कैप्ट और उसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखती हैं, तो आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट हुई Q1 से वो कम है Q2 से। तो यू कैन से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, ये सिंबल है, आप यूज करना चाहते हैं, डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, प्रोवाइडेड इनकी विसिनिटी या फिर इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, हम केवल दो सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, इसके आसपास और कोई चार्जेस है नहीं। तो ये दूसरी चीज बताता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल टेल अस कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, या फिर कौन सा चार्ज छोटा है, कौन सा चार्ज बड़ा है। और इसके बाद जो दूसरी चीज हमें पता चलती है, उससे पहले लेट अस इंट्रोड्यूस सम केसेस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे। सम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, इससे बाहर जाती हुई निकलेंगी। अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, इस तरह से दिखेंगी। आपको सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यू हैव टू ऑलवेज शो यहाँ पर वेक्टर्स। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज एंड एक माइनस क्यू चार्ज एज अ सिस्टम इज केप्ट, ये दीज आर आइसोलेटेड चार्जेस। ठीक है, इन आइसोलेटेड चार्जेस के बनाने में हम क्या दिमाग में रखते हैं, व्हाट इज और अप्रोक्सीमेशन कहूँ या फिर वट एवर यू कैन फील लाइक, हम ये अप्रोक्सीमेट करते हैं या फिर ये अज्यूम करते हैं कि इस प्लस चार्ज की विसिनिटी में तो कोई नहीं है, पर एक माइनस क्यू चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, which is the second property of electric field lines, it originates from plus q and it ends at a minus q charge। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अज्यूम हम यहाँ पे करते हैं, वी अज्यूम कि जब हम प्लस चार्ज के लिए फील्ड बना रहे हैं तो एक माइनस क्यू चार्ज जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सिमिलरली वी अज्यूम जब हम माइनस क्यू के लिए बना रहे हैं कि एक प्लस चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है जिससे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दे आर क्लोजिंग एट माइनस क्यू। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है विच इज प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी स्टडीड एज अ सेपरेट टॉपिक। वो हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास सारे प्रीलिमिनरी चीजें हमारे पास आ जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एनर्जीज वगैरह क्या है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम डाइवर्ज करे हैं एंड वी हैव केप्ट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ सेपरेट टॉपिक। हम उसको एंड में आगे जाके कवर करेंगे। तो दिस प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होगा, माइनस क्यू पे खत्म होगा। ओके, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं और इसकी तरफ लाइंस ऐसे करके आएंगी। ठीक है, एक केस और यहाँ पर हम बताने देते हैं, दिस इज लेट मी राइट, दिस इज फॉर यू, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3, let me also make case number 4 here। let me keep a charge plus q here और एक कंडक्टर यहाँ पर, दिस इज अ कंडक्टर। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम पढ़ेंगे कि जब प्लस क्यू चार्ज है तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की डेफिनेशन, हालांकि एक आईडी मतलब आपको लेट्स से कि आपके कोर्स में आपने अभी कंडक्टर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, पर लॉजिकली यू नो व्हाट अ कंडक्टर इज, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं, फ्री चार्जेस चाहिए होते हैं। तो एक कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आप इसको एज अ फैक्ट सुनिए, आप इसको ऐसा रटिए मत कि कंडक्टर न्यूट्रल होने का मेरा मतलब क्या है कि एक आयरन है, आयरन कंडक्टिंग है, अगर आयरन की तरफ मैं एक तरफ तार लगा दूंगा तो दूसरी तरफ आपको करंट लगेगा, पर जब तक वहां पर एक सोर्स नहीं है तब तक एक कंडक्टर आपको करंट नहीं मारेगा, मतलब वहां पे फ्री चार्जेस हैं बट दे डू नॉट एक्ट लाइक चार्जेस। क्यों? क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस भी हैं, तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब तक, जब तक इसके आसपास हम कुछ काम ना करें। तो जैसे मैं प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो इसकी तरफ माइनस क्यू चार्ज इधर ये अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर, दिस विल अट्रैक्ट सम माइनस चार्जेस हेयर एंड प्लस चार्जेस विल बी रिपेल्ड। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका फोर्स बिटवीन चार्जेस का। तो जिसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं इससे तो बाहर निकलेंगे आराम से, ये देखिए निकल रही है इससे बाहर, ये निकल गई इससे बाहर, ठीक है, इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। पर जब ये फील्ड लाइंस कंडक्टर की तरफ जाएंगी, हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यू हैव टू मेक दीज लाइंस एंड यू हैव टू शो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। इससे हमें पता चलेगा कि दिस दिस इज, ठीक है। इसके अलावा और केसेस इफ आई हम देखना चाहेंगे और केसेस, तो वी कैन ऑलवेज मेक मोर केसेस। आप देख सकते हैं इफ यू वांट कि सी हम यूज कर रहे थे ब्लू फॉर दिस, ठीक है। अगर आप और केसेस देखना चाहते हैं तो देयर कैन बी अ स्ट्रेट वायर, देयर कैन बी अ लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी नेगेटिव। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, इस तरह से निकल जाएंगी इससे, ठीक है। तो इस तरह के वी कैन ऑलवेज स्टडी मोर केसेस। तो हम थे कहाँ पे, हम थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हमें बताती क्या है। तो केसेस क्यों इंपॉर्टेंट हो गए थे इंट्रोड्यूस कराने, बिकॉज वी हैव टू सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हमने बना दी, हम बना क्यों रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वाई आर वी इंटरेस्टेड, वाई do we have to make electric field lines, do we have to make इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम क्यों बना रहे हैं। तो आप देखिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है, जैसे चार्ज था, एक एक चार्ज था प्लस क्यू, हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इसलिए बनाते हैं कि एनी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है, तो यू जस्ट हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये लाइन और इस लाइन में डिफरेंस क्या है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अस इन जनरल कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है इस चार्ज के आसपास। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज में प्लस क्यू रख दूंगा यहाँ पर, तो दिस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू विल स्ट्रेट अवे फॉलो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे चलने लग जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ लाइंस है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू जस्ट हैव टू मेक अ टेंजेंट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक अ टेंजेंट। तो आई थिंक इसके अलावा if there are more we can always add to this point. तो we can move on to some advanced topics now, जिसमें से सबसे पहला आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वेट वी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने आपको इनिशियली जहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था, आई टोल्ड यू कि एक एक्स्ट्रा जो है वी विल इंट्रोड्यूस हेयर, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक चीज, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से दिखता है। अब आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई इक्वेशन दे दिया है, ई एज अ फंक्शन ऑफ, ई वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो ये जो मेरा फील्ड की लाइन है, दिस लाइन, ये दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट रख दूं, मान लीजिए कोई एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट रख दूं, तो इट विल टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पर इट डज नॉट टेल यू कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसी कर्व सी दिख रही है, इसका इसका वो क्या है, रिलेशन क्या है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, तो हाउ इफ आई गिव वन एक्स पॉइंट, तो वाई पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 सिंपल टॉपिक, पर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट इट इन योर एग्जाम। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, तो इसको मैं कह देता हूँ, दिस आई विल से दिस इज डी वाई, दिस आई विल से दिस इज डी एक्स, then dy by dx can be written as tan theta can always be written as dy by dx.
दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको ट्रिग्नोमेट्री से आती है। हाँ प्लीज, इफ एनी ऑफ द मैथ्स यू फील कि हमने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ है कि दिस नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन, यू कैन ऑलवेज टेल मी जब हम क्लास में मिलेंगे। पर टिल देन द टेन थीटा कैन बी डिफाइंड एज द वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द एक्स कंपोनेंट। आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको लिख सकते हैं। एंड दिस इज द फील्ड लाइन, दिस इज द फील्ड डीएल। ओके, तो दिस टेन थीटा, और आपके पास मान लीजिए कोई एक ई है, this E vector has some Ex I cap plus Ey j cap. So you can always define tan theta of this electric field vector as y component divided by x component. On similar lines, you just have to equate it. So dy by dx is equals to Ey by Ex. इसको आप स्टार करके रख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन। ये आपको क्या बना के देगा? दिस विल गिव यू डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई हैव आई इंट्रोड्यूस दिस अनदर टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में कवर नहीं है? क्योंकि इन ट्वेल्थ डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिटेल में पढ़ते हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू। जब आपको बस इतना याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई बाई एक्स, यहाँ से यू कैन सॉल्व फॉर वाई और आपको इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन मिल सकती है। लेट मी शो यू अ वर्किंग एग्जाम्पल। Let me show you a working example. Suppose you are given a electric field. Electric field is given, E vector is given as x I cap minus 2y j cap, and they ask you कि what will be the equation of field line. तो आपको क्या करना है? You have to write dy by dx is equals to ey by ex is equals to minus 2y by x. तो कैन, और बस इसके बाद आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यू कैन सॉल्व इट, डी वाई बाई यू कैन सी डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई टू वाई। और आप बस यहाँ पे लॉगरिथमिक आ जाएगा दोनों तरफ, आप सी को भी लॉग ले लीजिए। आई विल कीप दिस फॉर यू टू सॉल्व इट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। यू विल सी वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन। एक छोटा सा टॉपिक है, बट इफ आस्क्ड इन एग्जाम यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट इट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर रियल टॉपिक्स, जहाँ से हम एनसीईआरटी की तरफ बेसिक्स भी फॉर्म करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो द टॉपिक इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके भी माइंड में ये बात आई होगी कि प्लस क्यू हम क्यों प्लस क्यू रखते रहते हैं? देयर कैन ऑलवेज बी charges distributed on a line, on a surface, or in a volume. So that is true, and for the same we defined three types of charge densities. This is only definition. आपको डेंसिटी की डेफिनेशन पता है, मास पर वॉल्यूम, इसलिए हम यहाँ पे तीन तरह की चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। वन इज लीनियर linear charge density, जिसका है lambda, and this lambda is nothing but d lambda. Let me write d lambda, or wait, we define this lambda as total charge q divided per unit length. Okay, similarly, if there is a surface and there is charge distributed, we define surface charge density. Surface charge density का जो symbol है, it is sigma, which is nothing but q divided by surface area a. And similarly, if you have a volume, this volume for symbolical के लिए मैंने आपके लिए cuboid cube बना दिया है। This can always be a sphere, can be a sphere। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यू कैन ऐड इनके आगे ऐड कर लीजिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज रो, विच इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब देख सकते हैं दिस इज ऑल सिमिलर, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस वी हैव टू डिफाइन थ्री, एंड दिस विल बी डायरेक्टली यूज्ड। मैं आपको दिस लेमडा का मैं आपको एक अभी वर्किंग एग्जांपल बता देता हूँ, उसके आगे फॉर्मूला भी आपको एक बता दूंगा, दैट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जाम। तो इसका फायदा क्या है, हमें क्यों चाहिए ये मान लीजिए, क्यों चाहिए, क्यों पूछ लिया गया है? तो क्यू कैन बी डिफाइंड एज lambda dl integration. Q again can be defined as sigma dA integration. dl is infinitesimal small length, similarly dA is the small area component, and from here Q can be defined as volume dV into rho. So this is the charge distribution. इसमें से क्या एक क्वेश्चन बन के आ सकता है? There is something called Dirac delta.
आई एम राइटिंग हेयर दिस आई एम राइटिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, कि जब हम क्लास में मिलेंगे तब आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू दिस टॉपिक विच इज डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा फंक्शन। क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर केवल प्लस चार्ज एक क्यू है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, और एक इकलौते चार्ज की आप चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, तब देयर इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन है जो एकदम एक जगह पीक कर जाता है, बाकी जगह जीरो रहता है। तो दिस आई विल इंट्रोड्यूस, और दिस आई एम लिविंग टू यू। अगर आप क्लास बहुत ध्यान से सुनते हैं यहाँ पे, तो आई वुड लाइक कि आप में से कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज डिराक डेल्टा, और हम किस तरह से इकलौते इंडिविजुअल चार्ज की चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने तीन तरह के पढ़ लिए हैं, वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए हमने सिग्मा डिनोट किया है, एंड अनदर वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए हमने रो डिनोट किया है। और यहाँ से इसको समरी के रूप में अगर आप लोगों को लिखना है तो दिस लैम्डा से अगर आपको चार्ज क्यू निकालना है, दिस चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू लेंथ एलिमेंट, LENGTH, लेंथ एलिमेंट। सिमिलरली अगर आपको सिग्मा से चार्ज निकालना है तो Q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया एलिमेंट। और अगर आपको चार्ज डेंसिटी रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना है Q, देन Q विल बी रो इंटू वॉल्यूम एलिमेंट। अब एक चीज विच इज नाउ इट शुड बी वेरी कॉमन फॉर यू ऑल, जो हम जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आने लगते हैं हम देखते हैं कि किसी भी एक चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसका समेशन या फिर उसका डिफरेंशिएशन जो भी करते हैं, और एक छोटे एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं जैसे dx या फिर dy से। ऐसी लेंथ एलिमेंट को हम dA से डिनोट कर सकते हैं और वॉल्यूम एलिमेंट को dv से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी को लेके आगे यू कैन सी कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा कोई चार्ज, मान लीजिए इस तरह का एक वायर है जिस पे चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज जो भी है, और इसमें अगर लेंथ एलिमेंट हम लेंगे, अभी इसमें इसका जो चार्ज जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेमडा बोलते हैं। तो इसमें अगर आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे तो दैट छोटा लेंथ एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज। ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वी आर नाउ चेंजिंग अवर दिस लॉन्ग, जो रियल आपको लाइफ में जिस तरह के भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं, देर आर नो पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस एक अप्रोक्सीमेशन है। तो जो ये पॉइंट चार्जेस के उसमें हम इसको छोटे पॉइंट चार्ज में तोड़ेंगे, एंड वी कैन सम वी विल कंटिन्यू विद बाय इंटीग्रेटिंग इट ओवर द कंप्लीट एलिमेंट, जो जो चाहे वो लेंथ हो, एरिया हो या वॉल्यूम हो। तो इसको पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन में जो जो डी क्यू होगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू DL पहले केस में। यहाँ पे डी क्यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DA, और यहाँ पे डी क्यू स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू विल बी इक्वल्स टू रो इंटू DV। और जैसा कि स्टार्टिंग में वी हैव टोल्ड यू दैट कि हम जो हैं वी विल बी मूविंग ऑन टू सम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स जिसके रिजल्ट्स विल बी यूज्ड। अगेन अगेन स्टेटिंग कि ये इंटीग्रेशन जो है, आपको इंटीग्रेशन एज ए इंटीग्रेशन प्रैक्टिस भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सब 12th में हैं तो इंटीग्रेशन आप सबको आना चाहिए। एंड इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टेक्निक। जब भी आप एक फिजिकल प्रॉब्लम को समझ के मैथ्स के रूप में तोड़ेंगे तो मोस्टली आपको इंटीग्रेट ही करना होगा, चाहे आप जैसे 11th में आपने सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम किया हो या फिर रिजिड बॉडीज के प्रॉब्लम किए हो। तो इंटीग्रेशन इसलिए ये जरूरी है आप, पर इसका रिजल्ट याद रखेंगे। आई विल ऑल्सो टेल यू एक इसका एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिखा था, न्यू स्लाइड, कि अगर आपके पास एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर हो, द हेडिंग इज लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड। वी हैव सेड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। जब हम गॉस लॉ के क्वेश्चंस करेंगे तो विल सी कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और कौन कौन से इस लेवल पे हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो द जो वायर है हमारा, दिस इज अ लॉन्ग वायर, और हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर
center of long wire. Also this is near center of long wire. ये तो दो इसमें हमने assumptions किए हैं कि one is this is uniformly charged and another thing is we are trying to find out electric field near the center of the wire. तो सेंटर ऑफ द वायर से मान लीजिए d डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दिस इज द सेंटर, मान लेते हैं इसको ओरिजिन 0 और दिस स्पैन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो एक चार्ज की वजह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरे चार्ज की वजह से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से तीसरा, इसकी वजह से चौथा, एंड सो ऑन, एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी नथिंग बट summation of electric field due to all charges. ये कब था? जब एक ऐसे करके वितरित रूप में आपके पास बहुत सारे चार्जेस थे. हम मान लीजिए चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कैसे करेंगे. तो दिस यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे इस तरह से पूरे वायर पर, अभी मैंने प्लस सपोज किया है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट माइनस, उसमें केवल एक डिफरेंस आ जाएगा जो हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा. तो हमने कैसे करना है अब जैसे ये प्रॉब्लम एक 2D में, हम दो तरह के क्वेश्चन करेंगे, वन विल बी इन 2D, वन विल बी इन 3D. तो ये 2D का जो प्रॉब्लम है इसमें हम विल स्टार्ट विद अवर बेसिक क्या है कि अगर एक चार्ज Q है तो इसकी वजह से एक डिस्टेंस D पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, एंड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी नथिंग बट KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D का स्क्वायर. यही हमारा एक बेसिक है, इसी बेसिक को हम लेके चलेंगे. मैं आपके लिए ये हटा देता हूँ एंड इसको आप अभी के लिए, ठीक है. तो दिस विल बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट कि एक छोटा चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो Q, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होता है. तो इन सिमिलर वे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक छोटा पॉइंट चार्ज लेंगे, एक छोटा पॉइंट चार्ज लेंगे. मान लीजिए पॉइंट जो है 0 से x डिस्टेंस पे है एंड द लेंथ इज dx. तो ये जो dq चार्ज होगा, दिस dq चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर. ठीक है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे DE वेक्टर. तो ये इस वेक्टर फॉर्म में है DE वेक्टर. इसके अब यहाँ पे अब देखिए द वेक्टर इज इन D वेक्टर. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर बहुत सारी बुक्स में, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी बुक्स गलत हैं, पर देयर आर मेनी बुक्स जो उसमें क्या करते हैं कि व्हाट दे डू इज आपको एक और इस साइड भी एक छोटा चार्ज लेने को बोलेंगे और कहेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस साइड और इस साइड आएगा, एंड द ग्रीन वन जो हम अभी सॉल्व करेंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएंगे. एंड व्हाट दे डू इज कि इसको और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. फॉर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटिवली इजी, जिसमें सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इज अनदर कंसेप्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इन दो प्रॉब्लम्स के बाद, जहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी इजीली डिफाइंड. वहां पर दिस मेथड ऑफ चूजिंग टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स दोनों साइड वर्क करेगा, सेम आंसर भी देगा, पर दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ठीक है, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. तो हम विल मूव ऑन. तो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट. तो मान लीजिए अगर ये लेंथ, ये स्मॉल एंगल थीटा है, तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा एंड दिस विल बी DE cos थीटा and this will be DE sin theta, and this DE vector can be written as DE cos theta j cap plus this will be minus DE vector sin theta and I cap. All you have to do is, अगर आप एक वेक्टर फॉर्म में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बांट देंगे, मैंने आपको बताया था जब वेक्टर्स का एक कंसेप्ट बताया था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलग अलग कंपोनेंट्स को हम, जैसे मैंने तोड़ के बताया था कि ऑल x कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर स्क्वायर्ड एंड सम्ड, देन ऑल कंपोनेंट्स टेकन, y कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर स्क्वायर्ड एंड सम, एंड सिमिलरली फॉर z, और उसका अंडर रूट लेके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकाला जा सकता है जहां पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वंस वी हैव रिटन, वी हैव, अब जो हमारा प्रॉब्लम था, वी हैव कंप्लीटली रिटन द प्रॉब्लम इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. वी हैव टेकन इनटू अकाउंट ऑल द फिजिक्स दैट देयर इज, और दिस डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट जो अभी मैंने आपको बताया था, स्मॉल चार्ज Q के DQ एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D. तो ये डिस्टेंस जो D है,
this distance will be root under d square plus x square. तो जो हमने अभी यहाँ पे छोटा सा बनाया था मैंने, मैं दोबारा बना के आपको दिखा देता हूँ। जो एक छोटा चार्ज q है, पॉइंट चार्ज q है, इसकी वजह से पॉइंट p पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन q एंड पॉइंट p, दिस इज समवट सिमिलर टू व्हाट यू विल फाइंड इन योर एनसीईआरटी, कि वो इस तरह से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं, और दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट p है, एक सेकेंड, जो एनसीईआरटी में आपको ये दिखेगा कि दिस इज द पॉइंट वेयर अ सोर्स इज केप्ट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड यहाँ से आप इसको कनेक्ट करते हैं, एंड मान लीजिए ये अगर R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो दिस वेक्टर, ये जो इधर की तरफ जाएगा, दिस विल बी R1 माइनस R2 वेक्टर। इस तरह से एनसीईआरटी में भी दिखाया गया, सिमिलर वे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो एक पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, देन दिस R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्ज Q एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P। ठीक है, आप ये डिस्टेंस केवल D लिख के नहीं चलेंगे, D अभी एक गिवन पैरामीटर है, हम अपने अननोन पैरामीटर को उन फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, और जो एक अननोन पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज x, एंड उस x पे हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दैट इज हाउ वी विल गो ऑन। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इफ आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो whenever वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, एज वी मूव ऑन इनटू क्लास, मैं इतना रिपीट नहीं करूंगा हर पॉइंट को, पर सिंस इट इज द फर्स्ट टाइम कि आप इस तरह का एक डेरिवेशन देख रहे हैं, तो जब भी हमें कोई भी छोटा पॉइंट चूज करेंगे, लेंथ एलिमेंट dx हो, dy हो, या फिर छोटा एरिया एलिमेंट a हो, उसको हम ओरिजिन से हमेशा कनेक्ट भी करेंगे। जैसे मैंने इसको अगर dx माना, तो हाउ फार इज दिस dx इज फ्रॉम द ओरिजिन, उसको मैंने x डाला है। दिस इज दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, दिस इज हाउ द डेरिवेशन इज परफॉर्म। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो इसके चलते हुए नाउ यू ऑल नो कि हम यहाँ पर क्या आएगा, कि dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर विच इज रूट अंडर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर विल बिकम d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप बस इसको d में पुट कर दीजिए, द d वेक्टर विल बी इक्वल्स टू k dq डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा, एंड cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड द बेस हमारा जो यहाँ पर है, इट इज d into d divided by hypotenuse is root under d square plus x square, and j cap minus k dq divided by d square plus x square into sin theta will be x root under d square plus x square and I cap. ओके, अब केवल एक छोटा सा स्टेप रहता है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, तो कंप्लीट ई वेक्टर, दिस ई वेक्टर विल बी इंटीग्रेशन k dq into d j cap divided by d square plus x square to the power 3/2, and this limit of integration क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों, जो मेरा dx है, अब देखिए मैं इस dx को क्या करूंगा, मूव करूंगा, ये मेरा ओरिजिन है, मैं एक बार dx को इधर लेके जाता हूँ तो किधर चला जाऊंगा मैं, प्लस इन्फिनिटी तक, और अगर मैं dx इधर चूज कर लेता हूँ तो कहाँ तक चला जाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन जाएंगी आपकी, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये एंड माइनस, सिमिलरली माइनस के डी क्यू एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक और छोटी सी चीज जो लास्ट इसमें पुट करनी रह गई है, जो हमने अभी पढ़ा है, कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज होंगी, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा इंटू डी एक्स। ये आप यहाँ पे ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, दिस कैन बी पुट हेयर। तो जो dq है मेरा, that dq will become lambda into dx। ठीक है, this lambda into dx। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट। जो आई कैप वाला इंटीग्रेशन है, आप इसमें देखिए, आप इसमें डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सम टी स्क्वायर ले लीजिए, तो 2x dx becomes 2t dt, this cancel out, and t square to the power 3/2 will give me a t cube,
तो जो ये वाला टर्म है, मैं केवल ये वाला टर्म आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। ये वाला जो टर्म है हमारा, दिस टर्म, ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स k इंटू लेमडा, एंड x dx कैन बी रिटर्न एज नाउ t dt एंड डिवाइडेड बाई दिस d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह हम रख रहे हैं t स्क्वायर स्क्वायर, दिस टू विल कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स t क्यूब। तो ये रह जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर। अब क्या है, ये क्वेश्चन रिड्यूसेस टू dt बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन आता है -1/t लिमिट्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, and 1/infinity is also 0 and 1/-infinity is also 0, तो this becomes 0 - 0 is equals to 0। तो इससे क्या होगा, this term will go to 0। ठीक है, इसको हम आगे इंटीग्रेशन में नहीं लेके चलेंगे। ये आप समझ पा रहे हैं? अगर if there is any doubt जो इंटीग्रेशन में है, तो जब भी हम क्लास में मिलेंगे यू कैन ऑलवेज आस्क मी, मैं आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अब रहता है हमारा जे कैप वाला टर्म, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं के लैम्डा डी एक्स, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं डी वेक्टर इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी इंटू डी एक्स जे कैप एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर /2। ठीक है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कोई टर्म रहता है? ओके, दिस इज इट। अब यहाँ पे दिस इंटीग्रेशन you can perform it, take x as some d tan theta, then dx will become d sec square theta d theta, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी, अगर x की वैल्यू +इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू π/2 है, और x की वैल्यू अगर -इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू -π/2 है। तो दिस इंटीग्रेशन रिड्यूसेस टू k लैम्डा d इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2, एंड dx की जगह क्या लिखेंगे हम, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है, डी टेन थीटा, तो डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो इट बिकम्स डी क्यूब, एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक क्यूब थीटा। ठीक है, अभी सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इस तरह की कैलकुलेशन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो दिस विल बिकम डी स्क्वायर, एंड ये कट के इट विल रिमेन हेयर के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/t to π/2 and cos theta d theta, 1/sec theta is cos theta, integration of cos theta d theta is sin theta integration limit -π/t to π/2, and sin theta is 1 and sin π/2 is 1 and sin -π/2 is -1, तो minus of -1 becomes 2। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आता है, दिस 2k लैम्डा बाई डी, दिस इज द ई वेक्टर, एंड डायरेक्शन क्या है, जे कैप। आप इसको आप इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं, दिस 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 इज इंपॉर्टेंट, आप इसको, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए क्लास में। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2k लैम्डा बाई डी जे कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारा नियर द सेंटर ऑफ द वायर। देखिए, द इंटीग्रेशन जो आपने देखा, द डेरिवेशन माइट फील अ लिटिल इन्वॉल्व, पर द रिजल्ट इज वेरी कंपेरेटिवली वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई डी, जहां पे डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। के की वैल्यू क्या है, के जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, के इज नथिंग बट 1/4πε0। तो इसके ऊपर एक डेरिवेशन और देखते हैं, उसके बाद आई विल गिव यू वन वर्किंग, जो एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड आई फील कि इट कैन बी रिपीटेड इन योर एग्जाम। ठीक है, अनदर, अभी मैंने कहा था कि हम एक 2D में एक देख रहे हैं प्रॉब्लम, अगर यही इस तरह का प्रॉब्लम अगर 3D में आ जाए, मान लीजिए आपके पास, एंड आई रिमाइंड यू कि प्रॉब्लम एक 3D में करना कभी कभी इजी हो जाता है। आप देखेंगे कि ये जो अभी जिस मेथड से हम ये क्वेश्चन करेंगे, जिस मेथड से अभी हम ये डेरिवेशन करेंगे, इस मेथड से आप ट्राई करना, जो हमने पिछला वाला टॉपिक किया है, जो पिछला अभी हमने डेरिवेशन किया है, उसको आप दोबारा अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम अब हम करेंगे इसको।
तो ये आपके पास एक रिंग है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसके एक्सिस पे एट सम डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी भी हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। पहला काम क्या होता है, जब भी आपको लैम्डा कॉमा आर, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, जब भी आपको इस तरह का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक छोटा एलिमेंट लेना है। छोटा एलिमेंट ले लीजिए डीएल, और इस डीएल से आपको क्या कनेक्ट कर देना है, इस डीएल से आपको कनेक्ट कर देना है द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका डी वेक्टर हो जाएगा। दिस इज इट। और डीएल जैसे ही आपको मिल गया है तो आप यहाँ से डी क्यू बना सकते हैं। दिस डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डीएल। नाउ प्रॉब्लम कहाँ चली जाती है, प्रॉब्लम पूरी पूरी चली जाती है मैथ्स के पास। देखिए ये दिस इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में इसकी रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो अगर ये जो आर्क है ए बी आर्क, अगर ए बी आर्क की कोई लेंथ पूछे तो आप क्या कहते हैं, दिस इज आर इंटू थीटा, लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ऑल्सो ये पहले मतलब 8th 9th क्लास के क्वेश्चन से है, पर इस क्वेश्चन ये वाले कंसेप्ट पे देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो आस्क्ड फॉर एमएससी एंट्रेंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ये लगता है। तो इससे यहाँ से जो डीएल एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर ये छोटा सा जो, अभी मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर एक छोटा लेंथ एलिमेंट लिया डीएल, और इसको जैसे मैंने डी थीटा बोला, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम कोई आर्बिट्री नया डी थीटा देंगे तो उसका कुछ बेस होना चाहिए कि वो डी थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, को वेरिएबल इसका क्या है, इसका वेरिएबल इस थीटा, तो दिस इज द थीटा जहाँ पे ये कटता है, और ये क्या है आर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट अगर ये ओरिजिन है 0,0,0, तो दिस लेंथ विल बी आर कॉस थीटा एंड दिस लेंथ विल बी आर साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा कॉमा 0। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ चुका है आपका ये पॉइंट आ चुका है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा कॉमा 0। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, दिस इज 0,0,x। ठीक है, आपकी ये कोऑर्डिनेट, अगर ये इसको हमने ओरिजिन ले लिया है 0,0,0। अब क्या रहता है हमारा, अब वील राइट डी वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया है बिल्कुल सिमिलर है। विल अगेन राइट डी वेक्टर विल बी डी इंटू आर कैप। और आर कैप क्या है यहाँ पर, आर कैप आप देख सकते हैं इस पॉइंट से जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो दिस इज आर कैप। अब दिस रिड्यूसेस टू अ वेक्टर प्रॉब्लम। आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, और अगर आपको कोई कहे कि ए बी वेक्टर बताइए, तो आप क्या करते हैं, बी पॉइंट के वर्टिसेस, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, और यहाँ से आपको ए बी वेक्टर मिल जाता है। ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वेक्टर बी पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ पे भी अगर आपको आर कैप लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो अगर कोई आपसे कहे यहाँ पर आर कैप लिखिए, तो आर कैप विल बी दिस पॉइंट 0,0x माइनस दिस, तो दिस बिकम्स माइनस आर cos थीटा आई कैप माइनस आर sin थीटा j कैप एंड प्लस x k कैप and divided by its magnitude. Magnitude will become cos square theta plus sin square theta is 1. Magnitude निकालना आप सबको आता होगा, रूट अंडर ऑल द कंपोनेंट्स का स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, पावर 1/2। तो यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डी। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से, मैं रिपीट करता आ रहा हूँ कि डी क्यू डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। तो अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप देख सकते हैं कि इफ द रिंग इज केप्ट इन योर हैंड, और अपने हाथ की आप हथेली से सीधा एक लाइन ऊपर की तरफ खड़ा करिए छत की तरफ को, and you join these 2 points, the nib the tip of your pen to one of the tip of your finger, you can see it makes an right angle triangle. So this triangle, let me name A O and some B. This triangle AOB is a right angle triangle and this AB is the distance R। जो हम क्या कहते हैं, पॉइंट 4 से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं KQ by R स्क्वायर, तो जो आर होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जहाँ पे सोर्स पड़ा हुआ है। सोर्स कहाँ पर है, जिस ये जो डी क्यू है ये सोर्स है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ए, तो हमारा डिस्टेंस क्या लगेगा इसमें, ए बी का स्क्वायर। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूलाज बाई नॉट जस्ट बाई इनके सिंबल्स, क्योंकि सिंबल्स कैन वेरी।
आप अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर रख लेंगे और इसमें मैं रेडियस भी आर करता हूँ, तो देर आर चांसेस कि जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो वो हैबिचुअल होने के कारण आप यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर में रेडियस ऑफ रिंग ना ले लें। तो जो आर है दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। तो आप फॉर्मुलेज ट्राई करिए, स्टार्टिंग में जब आप याद रखेंगे इसको ऐसे करके याद रखें कि द स्क्वायर इज नट, कोई कोई भी आर का स्क्वायर नहीं है, वो आर का कुछ मीनिंग है, तो उस मीनिंग से उसको याद रखने का ट्राई करिए। तो यहाँ पर डी वेक्टर क्या हो जाए, डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बिकम के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस आप लगाएंगे तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको ये यहाँ पे पुट कर देना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट एंड योर वर्क इज डन। डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, डी का मैग्नीट्यूड रखिए के, एंड डी क्यू इज लैम्डा इंटू डी एल, एंड डी एल इज नथिंग बट आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, इंटू क्या रखना है हमें, आर कैप का, आर कैप रखना है क्योंकि हमें वेक्टर को एक डायरेक्शन भी देना है। तो ये आ जाएगा माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप एंड प्लस एक्स के कैप, और इसकी पावर आप 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए एंड ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप कोई अगर यहाँ पे अपने आप से गैस करना चाहे तो आप कर सकते हैं एंड यू कैन पुट योर सेल्फ, आप अपने आप यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी रख सकते हैं। सो आई थिंक इतना टाइम बहुत होना चाहिए यहाँ पे किसी को लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बताना हो तो ये जो ये वाला आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक घूमता है, दिस थीटा, ठीक है तो मान लीजिए इससे कर देते हैं। तो ये थीटा है, इट विल गो टू 0 एंड देन इट विल रोटेट ऑल द वे टू 2 पाई। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 टू 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे बस अब आपको ई वेक्टर लिख देना है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के लैम्डा आर डी थीटा, के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड माइनस आर साइन थीटा आई कैप, सॉरी जे कैप, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस एक्स के कैप, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। ऑल्सो एनी 0 टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, आप इसको इंटीग्रेट करके देखिए 0 आएगा। सिमिलरली 0 टू 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा, ये भी 0 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, आप इसको लॉजिकली देख सकते हैं, दिस इज 0 टू 2 पाई का साइन थीटा एंड इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन बस सम करता है। देखिए जितना एरिया अंडर द कर्व ऊपर है उतना एरिया अंडर द कर्व नीचे है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा को प्लॉट करेंगे, कॉस थीटा को प्लॉट करेंगे तो जितना एरिया अंडर द कर्व 0 से 2 पाई में ऊपर है उतना एरिया अंडर द कर्व नीचे है, तो दिस विल बिकम 0। ओके, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चलिए हम बाद में बता देंगे आपको कि अगर कभी क्लास में जब आप हमसे मिलेंगे तो हमें बताइएगा कि साइन एम थीटा एंड कॉस एम थीटा अगर मैं लिख देता हूँ, मतलब मैं जो इसका पीरियड है ऑसिलेशन का वो कम या ज़्यादा करता हूँ, तो हाउ दिस इंटीग्रेशन चेंजेस आप करके देख सकते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम। बट दिस यू हैव टू रिमाइंड मी कि मुझे साइन थीटा एम थीटा और कॉस एम थीटा के ऊपर आपको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम इसमें देना है। तो दिस दीज टू इंटीग्रेशन विल गो ऑफ टू 0, दिस विल गो ऑफ टू 0, दिस विल गो ऑफ टू 0, केवल x इंटू दिस रह जाएगा और x एक कांस्टेंट है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता देते हैं, दिस x इज अ कांस्टेंट। ठीक है, x पूरी रिंग पे आप कहीं भी खड़े हो जाइए, ये रिंग ओवल दिख रही है, दिस रिंग इज सर्कुलर इन नेचर, इस रिंग पे आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो ये जो पॉइंट ए है ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि x इज फिक्स्ड, मैं x को चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस प्रॉब्लम में अवर x वाज चेंजिंग, ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, इन आवर प्रीवियस प्रॉब्लम द x वाज चेंजिंग क्योंकि x हमारा वेरिएबल था, पर इन दिस प्रॉब्लम x इज फिक्स्ड, x इज द पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसलिए x को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो दिस बिकम्स k lambda r x divided by r square plus x square 3/2 k cap integration of d theta from 0 to 2 pi, which will this integration will give me 2 pi। ओके, और 2 पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस
और सर्कमफेरेंस क्या है, टोटल लेंथ एलिमेंट, टोटल लेंथ। तो यहाँ से टोटल चार्ज अगर क्यू मैं बताऊं तो कितना होगा, लैम्डा इंटू 2πr। ठीक है, यही बेसिक डेफिनेशन है हमारी लैम्डा की। तो यहाँ से दिस 2πr इन r into 2 pi into lambda can be written as total charge on the ring. So this becomes kqx divided by r square plus x square to the power 3/2 e vector, and this is in k cap. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम दो पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, कि वाई आर वी नॉट टेकिंग टू पॉइंट्स, जैसा कि बुक्स वगैरह में दिखा देते हैं, जो इंटीग्रेशन में वेक्टर्स नहीं आएगा, जो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप ये वाले दोनों प्रॉब्लम्स को एक बार साइड बाय साइड रखिए, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर वन। अब आप ये जो लाइन है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करी गई है, इस लाइन को देखिए, इसके इस साइड कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू L/2, जितना भी लेंथ है। इसके इधर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू L/2। इस तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन मेरी बनती है ये वाली, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस कैन बी कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली ये जो रिंग है, इस पे अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इस पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप ये लाइन ले लीजिए जो सेंटर से पास हो रही है, इसके इधर भी उतना ही चार्ज है जितना इधर चार्ज है। आप ये वाली लाइन ले लीजिए, वो भी ऐसे ही है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन सर्कल जो सेंटर से पास करेंगी, कब, जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो। ये हमेशा ट्रू नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपको इस तरह का एक सर्कल दे दूं जिसपे इधर प्लस चार्ज है और आधी रिंग पे माइनस चार्ज है, तब सारी लाइंस जो सेंटर से पास करेंगी वो लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं रहेंगी। क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्वेश्चन फॉर यू, क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्वेश्चन फॉर यू। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट ये है कि जब जब हमारे पास क्वेश्चन में एक बार लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड जब हम दोनों तरफ का एलिमेंट लेके उसको सॉल्व कर देते हैं एंड हम अपने आप को वेक्टरल कैलकुलेशन से बचा सकते हैं। पर उसके लिए हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम में लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट। इफ आई कम अक्रॉस एनी सिंपलर क्वेश्चन जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे मैं आपको दे सकता हूँ, जो इस लेवल पे सीयूटी पे पूछे जा सकते हैं, वो आई विल बी श्योर टू गिव यू दोस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन और आइदर इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, आइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन और विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। अब एक और इसमें रिंग के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है, अगर इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेट मी पुट फ्रेज अ क्वेश्चन हियर। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, आगे पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा आई डोंट नो। तो द क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ uniformly charged ring is maximum। मैक्सिमम पूछा जाता है। अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो आप पढ़ते आ रहे हैं। आपका अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये पूछ रहा है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस करना है डीई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ पर आपको एक और चीज बता देते हैं जो यू कैन ऑलवेज यूज इन योर मैथ्स एग्जाम एज वेल। जब क्वेश्चन खुद से बोल देता है कि एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज मैक्सिमम, तो आपको जाके d2e/dx² क्या लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, जो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, दिस इज आल्सो नॉट ऑफ योर पॉइंट। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू you don't have to differentiate this electric field again, okay? Sorry, अगर क्वेश्चन सीधा बोल देता है कि एट व्हाट पॉइंट इज इट मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर 0 करके दे सकते हैं। तो आप इसको करके देखिएगा डिफरेंशिएट, यू विल फाइंड दैट x बिकम्स r डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, r डिवाइडेड बाय √2 इज द पॉइंट जहां पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम मैक्सिमम। तो इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक और रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, which
of the following depicts electric field versus distance of point on axis? तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो अब देखिए, जैसे जब हमने एक बार कर लिया है, दिस इज r/√2 पे मैक्सिमम आएगा। तो अगर यहाँ पर हम एक रिंग रख देते हैं तो दिस इज 0। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? KQX डिवाइडेड बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब ये कह रहा है कि आप ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये हर लेवल पे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर फोर्स का, कि केवल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद नहीं आना होना चाहिए, आप उसको ड्रॉ करना जानते हैं नहीं जानते हैं। ऑल्दो कोई टफ इस टाइम मैथमेटिकल फंक्शन का ग्राफ नहीं पूछेंगे, पर स्टिल दिस इज रिलेटिवली इजी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो विच इज अगेन रिलेटेड टू मैथ्स आपका क्लियर होगा। आप देखिए एक्स फॉर, अब हमें क्या करना है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इट इज 0 एट ओरिजिन। ओके, फिर ये x इज इक्वल टू r/√2 पे मैक्सिमम होता है, दिस कम्स मैक्सिमम। और फिर रखिए आप x को इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन गो अप टू 0। क्यों ऐसा होगा? आप कोई कहे भाई यहाँ पे तो ऊपर भी इन्फिनिटी है, तो आप नीचे देखिए, नीचे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की क्यूब है, तो नीचे एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इट विल टेंड टू 0 जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। तो दिस डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस विद मैक्सिमम एट r/√2। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। दिस आई विल लीव फॉर यू टू सॉल्व। क्वेश्चन है, देर आर 3 वायर्स। आई एम नॉट गिविंग यू स्टेटमेंट यहाँ पे, आप इसको ड्राइंग से समझ सकते हैं। और ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन पढ़ें उसका ड्राइंग बना लें, तो इट इज ईजियर फॉर यू टू सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? देर आर 3 वायर्स, द क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड, जो अबास्को की तरफ से आपको कोचिंग बुकलेट मिलेगी। तो जितने भी मैं पिक्टोरियली आपको क्वेश्चंस यहाँ पे क्लास में बता रहा हूँ, दोज क्वेश्चंस इन अ बेटर फॉर्मेट अलोंग विद सम ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू फॉर प्रैक्टिस सेट। तो एज और प्लीज डिस्क्लेमर इज दिस, यू हैव टू मेक श्योर कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसमें से आप जितना समझते हैं उसके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और आपके पास 3 वायर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, यू आर गिवन 3 वायर्स, और डिस्टेंस बिटवीन दीज वायर्स इज गिवन टू बी d। डिस्टेंस और वायर्स कहते हैं, दीज ऑल आर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर्स, और सब पे जो चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट चार्ज डेंसिटी इज गिवन प्लस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा। और ये पूछता है एक पॉइंट P है यहाँ पर, दिस इज पॉइंट P। दिस पॉइंट P जो है, इट इज नियर सेंटर ऑफ ऑल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स। ठीक है, ये पॉइंट P सबके सेंटर के पास है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी x। फाइंड x। तो आप क्या करेंगे? आप पॉइंट P पे, मान लीजिए वायर 1 है, वायर 2 है, वायर 3 है, आप पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब प्लस चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो पॉइंट P पे, जो पॉइंट मेरा P है, उस पे वायर 1 की वजह से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। फिर और बनाते हैं, पॉइंट P पे वायर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड हो जाएगा? इसी साइड हो जाएगा, E2। एक और बनाते हैं, 3 की वजह से किस साइड हो जाएगा? अवे फ्रॉम द थर्ड वायर, तो दिस इज E3। ऑल यू हैव टू डू इज E1 प्लस E2 माइनस E3 इज 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 2 के लैम्डा बाई d। अब यहाँ पर जो आपको करना है, जो मैंने आपको बोला था, यह आपको बस ये फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाई डी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है दिस इज 2, और k जो माइंड में आपके बैक साइड चलता रहना चाहिए, k स्टैंड्स फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, lambda here stands for the linear charge density, and d here stands for distance of point of interest from wire। तो मैं आपको, चूंकि पहला बार हम कर रहे हैं, तो देखिए लिख देता हूं, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा? 2 k लैम्डा डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स।
लैम्डा डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स, और E3 कितना हो जाएगा -2k लैम्डा। अगर मैंने सॉरी दिस 0.2 से तो इसने x दे दिया है, 0.2 से he has given the question has given 0.2 से the distance is again given x, and वायर 3 की वजह से हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्व करना है और x की वैल्यू करनी है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड और यू हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मूविंग ऑन, हम एक दो रिजल्ट्स, एक एक डेरिवेशन और आपको होमवर्क के लिए देते हैं। अभी आपने क्या किया, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा रिंग की वजह से एक्सिस पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और लीजिए, लिख देते हैं, इस पे लैम्डा है कॉमा इसकी रेडियस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी व्हाट। पढ़ लिया है, जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, इसके अलावा जो होमवर्क में हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, द होमवर्क में जो क्वेश्चन है ये जस्ट टू प्रैक्टिस इंटीग्रेशन, प्लस इसका रिजल्ट हम अलग से रिजल्ट्स में लिखते हैं, एंड दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड, पूछा जा सकता है। क्या है कि आपको एक आर्क दे दिया है, ठीक है, एक आर्क दे दिया है जो सेंटर पर, अगेन अबास्को की तरफ से आपको इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, दिस आर्क सबटेंड्स एन एंगल अल्फा, इट सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर सी। तो ये कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी, और इस पे चार्ज डेंसिटी इज गिवन लैम्डा। आपको ये करना है, मैं आपको बता देता हूँ हाउ यू विल स्टार्ट। तो अगेन आप देख सकते हैं दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, पर अभी आप लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज मत करिएगा। यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी de, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, तो दिस इज d cos थीटा, एंड अगेन दिस इज d sin थीटा। लॉजिक से हमें पता है, कंसेप्ट से हमें पता है कि d sin थीटा वाला विल गो अप टू 0, पर आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए। dl विल बी अगेन r d थीटा, तो यहां से आपको dq मिल जाएगा, लैम्डा r d थीटा, तो आपके पास d वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो हमने पढ़ा है, एंड यू हैव टू सी कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और क्या वो गलत है तो क्यों गलत है, और आप आके मुझे टोक भी सकते हैं। लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और चलिए थीटा की हम लिमिट भी आपको बता देते हैं। थीटा देखिए कहाँ से जाएगा, ये जब एक बार इस वाली लाइन की तरफ जाएगा थीटा, फिर इधर तक खुलेगा तो एल माइनस एल्फा बाई टू टू एल्फा बाई टू, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा दैट आई एम राइटिंग डाउन, आप इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा, द आंसर विल बी 2k लैम्डा बाई r एंड साइन अल्फा बाई टू, दिस विल बी योर रिजल्ट, दिस विल बी योर रिजल्ट। और इसके बेस पे अब मैं बस यहाँ पर वी आर मूविंग ऑन टू अवर लास्ट पार्ट इस वीडियो का, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका है। मूविंग ऑन टू माय लास्ट पार्ट, हम यहाँ पे कुछ बस रिजल्ट्स मैं आपके लिए समराइज करके लिख दे रहा हूँ। पहला इज वायर, दिस इज 2k लैम्डा बाई d। दूसरा इज अ रिंग, kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 cx। तीसरा इज दिस अल्फा लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड is 2k lambda by r sin alpha by 2। ये जो थर्ड पॉइंट है इसके इसके स्पेशल केसेस लिख देते हैं। चौथा, अगर हाफ रिंग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, आप देख सकते हैं अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री इज फॉर्मिंग, हाफ रिंग लैम्डा डिस्टेंस r, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाई r। एंड एक और फिफ्थ और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 1/4 पार्ट ऑफ द रिंग लैम्डा, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आपको √2k lambda by r। These fourth and fifth are the cases of third part. Okay, I think that will be enough। इसके अलावा if I come across more questions जो continuous charge distribution में पूछे जा सकते हैं,
दीज डेरिवेशन जो मैंने आपको कराए हैं, डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, आपके सीयूटी में दिस वोंट बी आस्क्ड, पर द रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो ये पूछा जा सकता है। एंड अनदर थिंग व्हाट यू लर्न वाज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपने सीखा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइंग आपने देखा, देन दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको करना है, एंड अनदर डेरिवेशन से एक के लिए, एंड फाइनली दिस इज ये जो आपका हमने कंक्लूजन में लिख दिया। और बता देते हैं अगली क्लास में विल स्टार्ट विद फ्लक्स एंड फ्लक्स, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, हम फ्लक्स क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम विल सी गॉस लॉ, ठीक है, वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, हम इसके अलावा विल ऑल्सो सी जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो एनसीईआरटी देता है, हम क्यों उसी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर ज्योमेट्री, क्यों हम यही तीन ज्योमेट्रीज अभी गॉस लॉ में सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, विल सी दैट। अभी एनसीईआरटी में जो चार्जेस है वो क्यों एक कांस्टेंट दिया जाता है, वी विल सी कि जो हमारी चार्ज डेंसिटीज हैं अगर वो अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, हम आर डिपेंडेंट हो जाएंगी तो क्या रिजल्ट्स होंगे, एन प्लस उन आर आर टू द पावर अगर एन हो जाता है सॉरी है, और विल सी जनरलाइजेशन कि किस तरह से जाता है, कि हम लिखेंगे ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू एनक्लोज्ड निकालना हम सीखेंगे, हम इन्हीं तीन ज्योमेट्रीज में क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बाहर ले लेते हैं, ये सारी चीजें देखते हुए विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, और वहां पर थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स हम मेजर पोर्शन कवर कर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कंडक्टर्स एंड ऑल रह जाएगा। ऑल्सो फ्लक्स के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि एक चार्ज है, अगर उसको क्यूबॉइड के, एक क्यूबॉइड के इसको सेंटर पे रख दिया जाए या फिर इसके किसी कॉर्नर पे रख दिया जाए, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब या फिर वन ऑफ द फेस, एंड ठीक है, आई थिंक यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके बाय, एंड ऑल द बेस्ट आपका प्रिपरेशन के लिए।